शौहर ने सोचा था कि वो परदेस जाकर दिन रात खून पसीना एक करेगा ताकि अपनी माँ और बीवी को बेहतरीन जिंदगी दे सके, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी अपनी सगी माँ ने उसकी मासूम बीवी पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़े जिन्हें सुनकर अर्श भी कांप उठे। परदेस में कमाए गए लाखों रुपए घर आते रहे, लेकिन यहाँ उसकी मासूम बीवी को सूखी रोटी के टुकड़ों पर तरसाया गया, घर की नौकरानी बनाकर बेसमेंट की ठंडी फर्श पर सुलाया गया। लेकिन जब 3 साल बाद शौहर बिना बताए अचानक घर पहुंचा तो दरवाजे पर अपनी बीवी की ये हालत देखकर उसके होश उड़ गए। आखिर शौहर ने अपनी जालिम माँ के साथ ऐसा क्या किया जिसने पूरी खानदान के रोंगटे खड़े कर दिए। देखिए कुदरत का ऐसा हैरानकुन इंसाफ जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। आयशा एक निहायत ही नेक, सब्र करने वाली और पर्दादार लड़की थी। उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन उसकी तरबियत और अखलाक सोने की तरह खरे थे। जब हमजा से उसकी शादी हुई तो आयशा ने पूरे दिल से इस घर को अपना मान लिया। हमजा अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और उसकी इज्जत करता था, लेकिन हमजा की माँ बेगम बिल्किस को ये बात जहर लगती थी। बेगम बिल्किस एक निहायत लालची, खुद गर्ज और चालाक औरत थी। वो हमेशा चाहती थी कि हमजा किसी अमीर खानदान में शादी करे ताकि उसे बहुत सारा जहीज मिले। आयशा का गरीब होना बेगम बिल्किस की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। घर के हालात फाइनेंशियली बेहतर नहीं थे। फिर एक दिन हमजा को दुबई में एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। आयशा, अम्मी, देखो मेरा दुबई का वीजा लग गया है। अब हमारे सारे दुख, गुर्बत और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं वहाँ मेहनत करूंगा और आप लोगों के लिए हर खुशी भेजूंगा। हमजा, आपकी कामयाबी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़कर इतनी दूर जा रहे हैं, मेरा दिल घबरा रहा है। आप अपना ख्याल रखेंगे ना? मेरा बेटा कितना समझदार है। तू फिक्र मत कर बेटा, आयशा मेरी बेटियों की तरह है। मैं इसका ख्याल अपने से ज्यादा रखूंगी। तू बस परदेस जाकर दिल लगाकर कमाई कर। हमजा अपनी माँ के मुखौटे के पीछे छुपी दरिंदगी से बिल्कुल बेखबर था। वो अपनी बीवी को अपनी माँ के हवाले करके एक हसीन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए दुबई रवाना हो गया। हमजा के एयरपोर्ट पहुंचते ही बेगम बिल्किस ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। घर की मालकिन बनने वाली आयशा को एक ही दिन में नौकरानियों से भी बुरी हालत में ढाल दिया गया। बेगम बिल्किस ने घर के तमाम सर्वेंट को नौकरी से निकाल दिया ताकि सारा काम आयशा से करवाया जा सके। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक आयशा पूरे 2 मंजिला घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना पकाना और सास की खिदमत करती। लेकिन जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ। बेगम बिल्किस ने आयशा का मोबाइल फोन जबरदस्ती छीन लिया ताकि वो हमजा को अपनी दास्तान न सुना सके। एहसान फरामोश लड़की, मेरी बेटी की तरह रहना चाहती थी ना? ये फोन अब मेरे पास रहेगा। तू दिन रात मेरे बेटे के कान भरती है। आज के बाद अगर तूने फोन को हाथ भी लगाया तो तेरा वो हाल करूंगी कि तेरी रूह कांप उठेगी। अम्मी जान, खुदा के लिए ऐसा मत करें। मैंने क्या गुनाह किया है? मैं दिन रात आपकी खिदमत करती हूँ। मुझे हमजा से बात करने दें। मैं उनकी आवाज सुने बिना जी नहीं सकती। मेरा बेटा अब लाखों कमाता है, तो उसकी औकात के लायक नहीं है। अब से तू इस घर की नौकरानी है और तेरे लिए सिर्फ सुबह की बासी रोटी बचेगी। परदेस में बैठा हमजा जब भी अपनी माँ को फोन करता तो बेगम बिल्किस आगे से ऐसी चालाकी से बात करती कि हमजा को कभी शक ही ना होता। अम्मी, आयशा कहाँ है? मैं 3 दिन से उसे कॉल कर रहा हूँ, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। क्या वो ठीक है? क्या बताऊं मेरा बेटा, आयशा को तो अब हमारी कोई परवाह ही नहीं रही। दिन रात अपने माँ बाप के घर जाने की जिद करती है। मैंने उसे नया फोन लेकर दिया था, पता नहीं कहाँ गुम कर दिया। अभी भी बाजार घूमने गई हुई है। तेरे भेजे हुए पैसे फिजूल खर्च कर रही है। अम्मी, मैं यहाँ दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और आयशा ऐसी हो गई है। आप अपना ख्याल रखा करें, मैं उसे समझाऊंगा। शादी के दूसरे साल आयशा उम्मीद से हुई, लेकिन इस हालात में भी उस जालिम सास के दिल में रत्ती भर रहम ना आया। डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय बेगम बिल्किस ने आयशा को घर के स्टोर रूम में बंद कर दिया।
हमजा हर महीने जो 2 लाख रुपए दुबई से भेजता था, बेगम बिल्किस और उसकी बेटी साइमा वो सारे पैसे अपने लग्जरी कपड़ों, पार्लर और सोने के जेवरात पर लुटाती और आयशा को बीमार हालात में भी घर के भारी काम करने पर मजबूर किया जाता। जब आयशा ने एक मासूम बेटी को जन्म दिया तो बेगम बिल्किस ने ऐसी नफरत दिखाई कि बेटी के पैदा होने पर ना तो हमजा को खबर दी और ना ही आयशा को मुनासिब खाना दिया। भाभी, तुमने तो बेटी पैदा करके हमारे भाई का नाम ही डुबो दिया। अम्मी ने बिल्कुल सही किया जो तुम्हारे सारे जेवरात ले लिए। अब ये जेवरात मेरी शादी में काम आएंगे। साइमा, मुझे और मेरी मासूम बच्ची को थोड़ा सा दूध और दवाई दे दो। मुझे मरने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मासूम बेटी को तो मत मारो। नौटंकी मत कर, उठ और जाकर कपड़े धोने शुरू कर। अगर आज काम पूरा ना हुआ तो रात को खाना नहीं मिलेगा। आयशा ने कांपते जिस्म के साथ पांव पकड़े, लेकिन कोई रहम ना मिला। उस रात जब पूरा घर सो रहा था, आयशा ने अपनी रोनी हुई बेटी को सीने से लगाया, स्टोर रूम के एक कोने में बैठकर आसमान की तरफ देखा और टूटे हुए दिल से पुकारा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू तो सब देखता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने अपने शौहर की इज्जत और सास की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझ पर ये जुल्म की हद हो चुकी है। या अल्लाह, मुझे इस जहन्नम से निकाल या मुझे मौत दे दे। आज मेरा फैसला तेरे इंसाफ पर है। परदेश में 3 साल गुजारने के बाद हमजा ने अपनी बीवी और माँ को सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने दुबई से अपना काम जल्दी निपटाया और बिना किसी को बताए पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ ली। उसके हाथ में अपनी बेटी के लिए, जिसका जिक्र उसकी एक दूर के रिश्तेदार ने उसे सीक्रेटली बताया था, खिलौने और बीवी के लिए जेवरात थे। लेकिन जैसे ही हमजा अपने घर के गेट पर पहुंचा, अंदर से चीखने और रोने की आवाजें आ रही थी। मनहूस, तूने मेरा 500 रुपए का नोट चुराया है। आज तू इस घर में नहीं रहेगी। निकल यहाँ से और अपनी इस मनहूस बेटी को भी ले जा। अम्मी जान, खुदा के लिए, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। बाहर बहुत तेज बारिश है, मेरी बेटी बीमार हो जाएगी। मुझे मत निकालें। दफा हो जा यहाँ से। हमजा भाई अगले महीने आ रहे हैं, उन्हें हम बताएंगे कि तू किसी और के साथ भाग गई थी। हमजा के हाथ से खिलौनों का डब्बा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने आग जलने लगी। उसका खून खौल उठा। जिस बीवी के बारे में उसकी माँ कहती थी कि वो आश कर रही है, वो आज बारिश में कीचड़ पर बैठी अपनी बच्ची को सीने से लगाए बिलख रही थी। हमजा, तू अचानक कब आया बेटा? भाई, ये आयशा। खामोश, एक लफ्ज मत बोलना साइमा। आज अगर तुम दोनों ने एक झूठ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ और बहन हो। हमजा ने आगे बढ़कर अपनी रोती हुई बीवी आयशा को जमीन से उठाया, अपनी जैकेट निकालकर उसके और अपनी मासूम बेटी के ऊपर डाली और उसे अपने सीने से लगा लिया। हमजा आयशा को अंदर ले गया और जब उसने स्टोर रूम में आयशा के बासी खाने के टुकड़े, फटे हुए कपड़े और आयशा के जिस्म पर जख्म के निशान देखे तो हमजा फूट फूट कर रोने लगा। आयशा, मुझे माफ कर दो। मैं कितना अंधा था। मैं परदेश में मेहनत करता रहा और मेरी अपनी माँ ने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। मुझे माफ कर दो आयशा। हमजा, मुझे सिर्फ आपका एतबार चाहिए था। मैंने 3 साल सिर्फ इस उम्मीद पर काटे कि आप एक दिन वापस आएंगे। हमजा ने उसी वक्त घर के लॉकर्स तोड़े। लॉकर से लाखों रुपए कैश, गोल्ड ज्वेलरी और आयशा के छीने हुए जेवरात निकले जो बेगम बिल्किस ने छुपा कर रखे थे। हमजा ने सारा जेवरात और कैश आयशा के हाथ में थमा दिया। अम्मी, मैंने आपको माँ का दर्जा दिया था। मैंने समझा था कि आप मेरी बीवी को बेटी बनाकर रखेंगी, लेकिन आपने दौलत के हवस में इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। आपने एक मासूम यतीम पर जो जुल्म किया है, उसका जवाब आपको अल्लाह को देना होगा। मेरा बेटा, मुझे माफ कर दे। साइमा की शादी के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मुझे मत छोड़ बेटा। मैं आपको खाने और पीने के पैसे भेजता रहूंगा क्योंकि आप मेरी माँ हैं, लेकिन आज के बाद मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगा। जिस घर में मासूम पर जुल्म हो, वहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। हमजा ने उसी दिन शहर के एक दूसरे इलाके में एक नया घर खरीदा और अपनी बीवी और बेटी को वहां ले गया। आयशा की सब्र और वफा का सिला उसे एक महफूज, इज्जतदार और मोहब्बत भरी जिंदगी की सूरत में मिल गया।
दूसरी तरफ बेगम बिल्कीस और उसकी बेटी साइमा उस बड़े से बंगले में अकेली रह गईं। दौलत तो उनके पास थी, लेकिन घर की रौनक, बेटे की मोहब्बत और दिल का सुकून हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। बेगम बिल्कीस को उनके अपने गुनाहों और जुल्म ने जीते जी अजाब में मुब्तला कर दिया। सच्चाई ये है दोस्तों, जो लोग दूसरों पर जुल्म करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि कुदरत का इंसाफ बहुत बेरहम होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अपने नेम की स्टोरी चाहिए तो अपना नेम कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अमल टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।